हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। आज हम क्या डिस्कस करने वाले, जितने भी हमारी एसएफएम में, हमारी सीए फाइनल के एसएफएम के बुक में जितने भी फार्मूलाज हैं, हम उन सारे फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले। सारे मतलब सारे ए टू जेड मैं आपको सारे के सारे फार्मूला कवर करवाऊंगी। डोंट वरी, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और मैं आपको जल्दी से जल्दी यानी कि 20 to 25 मिनट्स में ये सारा का सारा कंप्लीट करवाने का ट्राई करूँगी। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स गिव मी अ मोटिवेशन कि नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो इट इज़ अ मीन्स बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, और लास्ट डे के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसी तरीके का कोई मॉड्यूल, किसी तरीके का कोई बहुत ही कंसाइज मैनर में हमें मिल जाए, जो हमारा एक बार सारा का सारा चीज़ें रिवाइज़ कर दे और हमें क्या करे, बेनिफिट दे। ऐसा ही मैंने लास्ट डे सीरीज़ डाल रखा है कुछ एसएफएम के टॉपिक्स का, इसके साथ ही साथ कुछ ऑडिट के टेस्ट या नॉलेज डाल रखे हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्रोफेशनल एथिक्स और ये, तो इनके भी कुछ अच्छे कंसाइज वीडियो मैंने डाल रखे हैं जो 25 to 30 मिनट्स में आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो एक साथ कवर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, ट्रस्ट मी। बिकॉज जितना जल्दी आप जितना स्मॉल वे में अपने आप को रिवाइज़ करवाओगे ना, ये फार्मूलाज, ये चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और ये फार्मूला पता है, ये ट्रिक जो है ना जिससे मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो फिर क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, आप मुझे कमेंट में बताना। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इट्स गिव मी मोटिवेशन। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी अदर वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे रिप्लाई करेंगे जो मैं आपसे पूछूंगी। अगर हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में एक होता है रिटर्न, ठीक है। अगर मैं आपसे रिटर्न का फॉर्मूला पूछूं तो आप मुझे रिटर्न के फॉर्मूले में क्या बताएंगे, आप ही बताएंगे फॉर्मूला जो भी बताएंगे। तो ठीक है, आप सबसे पहले क्या बताएंगे, आप बोलेंगे मैम रिटर्न के लिए हम लिखते हैं डिविडेंड, ठीक है। आप इसे डी लिख सकते हैं, ठीक है, D0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप CG लिखते हैं, ठीक है, प्लस आप क्लोजिंग NAV करते हैं और आप माइनस करते हैं ओपनिंग NAV, है ना। एंड देन आप जो आपकी ओपनिंग NAV होती है आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ ध्यान रखना काफ़ी सारा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा माइंड पता है बहुत एक्स्ट्रा चलता है, हम यहाँ एवरेज करके आ जाते। अरे किसने बोला आपको एवरेज करने के लिए, लिखा हुआ है ना ओपनिंग NAV। उसके अलावा आप फिर यहाँ पर क्या करते, इंटू 100 करते और इंटू 12 डिवाइड बाय n होता है। क्यों, क्योंकि ये आपको कितने टाइम का दे रखा है ये डिपेंड नहीं करता, हमें एनुअली निकालना है, ये बात हमें मैटर करती है। रिटर्न हमें जो है वो एनुअल चाहिए होता है, ठीक है। इट इज़ अ रिटर्न, ठीक है। ओके सर, अब मेरी बात सुनिए। अगर आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए एक्सपेंसेस का, तो आप कैसे उसे निकालोगे। सर एक्सपेंसेस रेशो का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस रेशो का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस आपको पर यूनिट हो रहे हैं, पर यूनिट डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज NAV। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बताया आपने, अभी तो आपने बोला कि हम एवरेज नहीं लेते और अभी आपने एवरेज NAV ले लिया। बस मैं वही तो बताना चाहती हूँ आपको कि भाई साहब जब आप एक्सपेंसेस रेशो निकाल रहे हो तो जो आपने एक्सपेंसेस किया है उसे एवरेज NAV से डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ अगर आप एवरेज कर रहे हो ना तो यू आर डूइंग राइट, ठीक है, समझा, आप सही कर रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पता है यहाँ पर क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड को कितना रिटर्न चाहिए ऐसा एस्टिमेशन लगाया जाता है। क्या कहना चाहते हो, देखो म्यूचुअल फंड को कितना रिटर्न चाहिए, ऑब्वियसली अगर ये कस्टमर है म्यूचुअल फंड का और ये चाहता है कि 10% रिटर्न जो है वो मुझे मिले, 10% रिटर्न वो मुझे मिले, तो म्यूचुअल फंड पक्की बात है 10% से ज़्यादा ही कमाएगा। ज़्यादा ही कमाएगा का रीज़न क्या है कि वो 10% से ज़्यादा मीन्स 11 कमा सकता है, 12 कमा सकता है, डिपेंड्स करता है कि उसका क्या एक्सपेंसेस बैठता है, उसका क्या एक्सपेंसेस बैठता है। यानी कि मिनिमम अगर वो इतना कमा सकता है तो ही उसे क्या करना चाहिए, इस तरीके की डील करनी चाहिए। तो R2 कितना कमाने के लिए कस्टमर कितना मांग रहा है, R1 चलिए मान लीजिए वो 10% मांग रहा है, तो इस 10% जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि 10% अगर उसे देना है तो हमें 1 माइनस इनिशियल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हम IE लिखते हैं, इनिशियल एक्सपेंसेस, वो माइनस करने पड़ेंगे, प्लस जो हमारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होने वाले वो ऐड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें इतना कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इतना कमाना पड़ेगा, उससे हमें यहाँ पर समझ में आता है,
ठीक सर। उसके बाद देखना एक होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट म्यूचुअल फंड। सर ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगते हैं। एक होता है शार्प रेशो। आप बोलोगे मैम ये तो हमारे पोर्टफोलियो में है। हाँ जी सर, मैं ये मना नहीं करती हूँ कि ये पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड में भी है, इसलिए आपको यहाँ पर भी देखना है शार्प रेशो, टेन्योर रेशो और जेनसन रेशो ये क्या बोलता है। देखो यहाँ पर RI लिखो या RP लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और RF आपको पता ही होता है रिस्क फ्री का, और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप यहाँ S लिख रहे हो, यहाँ S लिख रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहे हो, तो आप शार्प रेशो निकाल रहे हो। अगर आप यहाँ बीटा लिख रहे हो, अगर आप यहाँ बीटा लिख रहे हो, तो आप यहाँ टेन्योर लगा रहे हो। आप RP लिखो या RI लिखो, बात एक ही है। और अगर आप जेनसन लगा रहे हो, अगर आप जेनसन रेशो लगा रहे हो, दैट इज़ जेनसन, तो सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि भाई साहब आप जो RI है, जो आपका रिटर्न है, उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो? CAPM माइनस कर रहे हो, CAPM माइनस कर रहे हो, दैट इज़ यू आर डिडक्टिंग CAPM, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हायर TR हायर रिस्क, और आप पता है इसकी रैंकिंग भी करते हो। आपको क्वेश्चन में याद होगा कि आप इसकी रैंकिंग भी करते हो, हायर SR हायर रिस्क, ठीक है। तो हमारी रैंकिंग जो होती है वो कैसी होती है? जो हायर है, हायर लोअर, इस तरीके से हमारी जो है रैंकिंग चलती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हायर होता है ना, हायर उसे 1 देते हैं, फिर जो उससे थोड़ा कम, सबसे लोएस्ट को सबसे लास्ट रैंकिंग मिलती है। तो हायर टू लोअर चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना जब भी आप एंट्री लोड की बात करते हैं, एग्जिट लोड की बात करते हैं, सर एंट्री लोड मान लीजिए 2% है, 2% है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना है? 2% है, ठीक है। तो होता क्या है जब आप एंट्री लोड, यानी कि अगर आपकी NAV जो है, ध्यान से सुनो, NAV अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये में पक्की बात है ये 2% जो होगा वो ऐड होगा, तो आप उसे बोलेंगे कि भाई साहब आप 12 रुपये लेकर आओ। उसी तरीके से एग्जिट लोड कहता है कि 10 रुपये में से 2% माइनस करेंगे तो आप 8 रुपये लेकर जाओ। तो दिस इज एंट्री और एग्जिट लोड का जो एक्चुअल में काम होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया। अब आप आ जाइए पोर्टफोलियो वाले चैप्टर पर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला पर है। आप अभी ये फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे। सर रिटर्न निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला बताइए हमें रिटर्न कैसे निकालते हैं। देखो रिटर्न निकालने का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, मैं इसको क्यों कट करूँ, क्योंकि आपने यही पढ़ा था कि D1 P1 माइनस P0, ठीक है। वहाँ आप NAV लिख रहे थे बस, और P0 ही लिख रहे थे। यहाँ मैंने आपको बोला था कि अगर आप EVG एवरेज कर बैठेंगे तो गलत कर बैठेंगे, ठीक है सर। इसके बाद नोट, कुछ नोट लगा रखा है। एक्चुअली यहाँ अगर हम पास्ट के डेटा के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, P0 जो है रेस्पेक्टिव डेट, मतलब कुल मिला के अगर हम पास्ट के डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो P0 हम रेस्पेक्टिव जो फिगर होते हैं उनका लेते हैं। लेकिन जब हम करंट ईयर की बात कर रहे होते हैं ना, ओपनिंग प्राइस ले लेते हैं। देखो कैसे क्या होता है, यहाँ पर आपको जब डेटा मिलेगा ना तो आपको देखना होगा कि भाई ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा, और आपको एक प्राइस दे दी है, ठीक है। मान लो करंट ईयर में प्राइस चल रही है 800, तो आपको यहाँ पर ऐसा देखना है कि यार ये भी हो सकती है प्राइस, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो आप 800 से कंपेयर करोगे, लेकिन आपको पास्ट की प्राइस दे रखी होगी ना, तो आप इसका इससे कंपेयर करोगे, इसका इससे कंपेयर करोगे, लाइक दैट, ठीक है। अब सबसे पहली बड़ी बात आती है कि हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि वेरिएंस को क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए ये क्या दे रखा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, और अगर दूसरा ये फॉर्मूला हमें ये क्या कहता है हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको x लिखे हुए मिलेंगे। सर इस x का आप क्या करते हो पता, x बार निकालते हो। फिर आप क्या करते हो पता, x माइनस x बार करते हो, ठीक है। x माइनस x बार करते हो, जो भी x बार आता है उससे, फिर उसका पता है क्या करते हो, उसको बोलते हैं dx, और उस dx का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, और फिर आप क्या करते हो, उसको टोटल कर देते हो, डिवाइड बाय n कर देते हो। अगर यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है, तो आप इसको और इसको प्रोबेबिलिटी जो होती है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करते, तो फिर हमारे पास जो आंसर होता है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते, तो हम लोग अपने वेरिएंस पर पहुँच जाते हैं, बहुत ही ईजी। जब हम आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न कहते हैं, सर पोर्टफोलियो का मतलब बता दो पहले। जब आपके पोर्टफोलियो में ABCD, क्योंकि एक सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है ना, तो फिर आपने ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। लेकिन आपको एक से ज़्यादा सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है ना, तो ऑब्वियसली वो आपका पोर्टफोलियो होता है, और आपको ऐसे चलना होता है ना, ऐसे चलना होता है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना होगा, आपने कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वेट दे देना होगा। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि वेट निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या, ऑफकोर्स होता है। ये कहता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई, ठीक सर।
उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर क्या दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है। सर पता है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कोरिलेशन ए और बी निकाल दीजिए तो आप ऐसे निकालेंगे कि कोवेरियंस ए और बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, और जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन निकालने के लिए आपको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोवेरियंस ए और बी का निकालोगे तो ही जाके क्या कर पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कर पाओगे, है ना। कोवेरियंस ए और बी को निकालने के लिए तो भाई साहब हम क्या करते पता है, कोवेरियंस निकालते। और कोवेरियंस निकालने का हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूले होते हैं सर? अभी तक आप जितना निकाल चुके हो ना उसमें आप dx निकाल चुके हो, ठीक है। आप जब तक निकाल चुके हो बार dx निकाल चुके हो, और एक आप अगर दो सिक्योरिटी होती है तभी आप कोरिलेशन कोवेरियंस निकाल पाते हो। तो dx और dy दोनों निकालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनका समेशन कर दो, डिवाइड बाय n कर दो, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इन अ पर्टिकुलर कंसेप्ट आप वेरियंस निकाल दोगे। वेरियंस निकाल दोगे तो आप कोरिलेशन भी इजीली निकाल पाओगे। ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी जो है वो बता के बना रखी है कि कैसे कैसे निकाल सकते हो। सर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है? देखो ये जो है वो आर का स्क्वायर है। सर आर का मतलब क्या बताया आपने? सबसे पहले कोरिलेशन बताया। आर का मतलब मैंने कोरिलेशन बताया। तो जब आपको कोई कहे ना कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है इस कोरिलेशन का स्क्वायर, इस कोरिलेशन का स्क्वायर। तो अगर आप उसको अंडर रूट कर सकते हो तो आप कोरिलेशन निकाल सकते हो ना। अंडर रूट कर दिया आपने इसको तो आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन निकाल सकते हो, उससे वेरिएंस निकाल सकते हो, और जो आपको डेटा चाहिए वो आप निकाल सकते हो। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? सर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब होता है पोर्टफोलियो का वेरिएंस। जब भी रिस्क कहे ना तो हमारा मतलब होना चाहिए वेरिएंस, और कई बार आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दो चलता है। जब हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ऐसे वेटेड एवरेज नहीं होता है, जैसे रिटर्न का होता है ना वेटेड एवरेज, वैसा नहीं होता है। यहाँ पर वेट से मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर वेट से मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी सिक्योरिटी का, उसको स्क्वायर करो, और फिर ये वाला फॉर्मूला देखो। ये कहता है 2 इंटू क्या बोला, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी, और फिर कोरिलेशन ए और बी। मेरी बात सुनो, यहाँ कोरिलेशन ए और बी लिखा। जब आप यहाँ पर पता है कोवेरियंस लिखते हो, कई बार हम कोवेरियंस ए और बी लिख देते, और ऐसे में पता है हम लोगों को फिर 2 वेट ए और वेट बी से ही काम हो जाता है। उस टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना नहीं पड़ता। पता है ये फॉर्मूला बनने का रीज़न क्या है? देखो सुनो, जब मैं आपसे कोरिलेशन कहती हूँ तो आप ऐसे बोलते हो कोवेरियंस ए और बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखोगे तो आप समझ रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन तो कट रहा है, इसलिए फिर वेट ही आ रहा है ना, ठीक है सब। उसके बाद यहाँ पर ये देखना, एक्चुअली ये इन्होंने पता है क्या कर रखा है, 3 सिक्योरिटीज़ जब होती है ना ए बी और सी तब निकाल रखा है। तब पता है कोरिलेशन ए और बी देखते हैं तो अपन वेट ए वेट बी लेकर करते हैं। जब अपन कोरिलेशन बी और सी देखते हैं यहाँ पर तो वेट बी वेट सी लेकर करते हैं, और जब सी और ए देखते हैं तो फिर ए और सी लेकर करते हैं, ठीक है। अब सुनिए सर, जब कोरिलेशन -1 होता है तो हम कहते हैं कि आप सीधे क्या कर सकते हो, जो आपकी ए सिक्योरिटी है बी सिक्योरिटी है उसको माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। जब एकदम पॉजिटिव है तब आप दोनों को प्लस कर सकते हो। मतलब आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये दोनों को क्या करो, सीधा ये दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। यहाँ सीधा इन दोनों को ही लेस कर दो, स्क्वायर करने तक की भी नीड नहीं है। और जब जीरो होगा तो जीरो ही आंसर होगा, इन्होंने ये कहा। उसके बाद जब आपके पास 3 सिक्योरिटी या फिर 4 सिक्योरिटी होती है तो आप ये मॉडल को भी यूज़ कर सकते हो। सर ये मॉडल कहते हैं दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आपने यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, आपने यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। जब आप यहाँ से यहाँ देखते हो दैट इज़ अ वेरियांस, वेरियांस और वेरियांस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सेम। जैसे मान लीजिए दिस इज अ ए और दिस इज अ बी, दिस इज अ सी, और आप यहाँ पर भी ए ले रहे हो बी ले रहे हो सी ले रहे हो, तो जब आप बी का बी से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज़ अ वेरियांस बनता है। बाकी कोवेरियांस होगा ए का बी के साथ या फिर ए का सी के साथ, अंडरस्टूड। उसके बाद जब हम ऑन मनी के बारे में बात करते हैं ना, वेट हमेशा प्लस होता है, लेकिन जब हम बोरो मनी के बारे में बात करते हैं तो वेट हमेशा माइनस होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए समझना सर, तो वेट क्या एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है? नहीं सर, वेट हमेशा एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ ऑन मनी और बोरो मनी दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में, तो हम ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए 150 माइनस 50 तो कुल मिला के हो गया ना 100, हुआ तो 100 ही है ना, तो 1.5 माइनस का 5 हो गया ना, वेट तो एक ही आ रहा है, बस इस तरीके से वेटिंग होता है। उसके बाद जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करें दैट इज़ अ CV, और ये पता हमारा डिसीजन लेने में काम आता है। जब हमारे पास A B C D 4 सिक्योरिटी, तो हम देखते हैं
हैं कि भाई साहब रिस्क के अकॉर्डिंग जो रिटर्न है वो कैसा है, रिस्क के अकॉर्डिंग वो रिटर्न कैसा है, ताकि हम लोग क्या कर सके, किस में इन्वेस्ट करना है या डिसीजन ले सकें। अब आता है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। सर मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑफकोर्स आता है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट। अब सुनो, ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है कि आप इस तरीके का वेट डिसाइड करो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1,00,000 रुपये है, तो आप इस 1,00,000 रुपये को 40 और 60 में इस तरीके से बांटो, 40 और 60 में इस तरीके से बांटो कि आप बेनिफिट ले सको। उसके लिए वेट ए और वेट बी को निकाला जाता है। सर वेट ए निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। इसको याद करने के लिए आपको वेट ए लिखना है, या लिखा आपने वेट ए, तो यहाँ पर वेरिएंस। सर आप यहाँ पर पता है क्या करेंगे, जब हम वेट ए के बारे में बात कर रहे हैं ना, सुनिए, जब आप वेट ए के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, वेरिएंस बी का लेंगे। प्लीज़ आपको ये याद करना पड़ेगा, आप समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेट ए के लिए वेरिएंस लेंगे किसका, बी का। उसके बाद उसमें से कोवेरिएंस माइनस करेंगे ए और बी का। फिर आप वेरिएंस लेंगे ए का, इस, तो आप क्या करेंगे, वेरिएंस लेंगे ए का और फिर कोवेरिएंस लेंगे ए और बी का। फिर आप वेरिएंस लेंगे किसका, ए का, और वापस से वेरिएंस लेंगे बी का, और आप माइनस करेंगे कोवेरिएंस ए और बी का। क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने वेरिएंस लेना है बी का और कोवेरिएंस लेना है ए और बी का। फिर आपको वेरिएंस लेना है बी का, ए का, और कोवेरिएंस लेना है वापस से बी का। और फिर आपको सुनिए, वेरिएंस ए का, वेरिएंस बी का, और माइनस करना है टू कोवेरिएंस ए और बी का। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दैट इज़ अ फॉर्मूला, कि आपने वेरिएंस लिया, आपने वेरिएंस लिया किसका, सर बी का वेरिएंस लिया। उसके बाद आपने क्या किया, माइनस किया, क्या माइनस किया, कोवेरिएंस ए और बी माइनस किया। फिर आपने वेरिएंस लिया किसका, ए का, और आपने क्या किया, प्लस किया कौन सा वेरिएंस, वेरिएंस बी का, और माइनस क्या किया सर, कोवेरिएंस किया, टू कोवेरिएंस, माइनस क्या करोगे, टू कोवेरिएंस ए और बी। इससे पता है क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि हम जो है टोटल रिस्क में से टू कोवेरिएंस जो है वो माइनस कर देते हैं, और वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस करके आपको ये फॉर्मूला याद करना है, याद करना है और याद करना ही करना है। और उसके बाद वेट निकल जाएगा ना ए का, तो वेट बी इजीली निकाल दोगे। अब आता है शार्प इंडेक्स मॉडल। पता है शार्प इंडेक्स मॉडल बोलता है कि भाई एक होती है सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, एक होती है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। पता है सिस्टमेटिक रिस्क को हम कई सारे नामों से बोलते हैं, जैसे नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, मार्केट रिस्क, अनअवॉइडेबल रिस्क, यहाँ होता है डाइवर्सिफिएबल रिस्क। तो काफ़ी सारे रिस्क के नाम है। सबसे पहले सिस्टमेटिक रिस्क में अगर आपको बीटा निकालना है, तो आपका रिटर्न में चेंज होने की वजह से मार्केट में कितना चेंज हुआ, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। सर जब बीटा पॉजिटिव होता है तो मूवमेंट अपसाइड होता है, लेकिन बीटा नेगेटिव होता है तो सिक्योरिटी भी क्या करती है, डाउन साइड मूव करती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बीटा जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपका सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका बीटा नेगेटिव है तो मार्केट के बढ़ने पर आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो गिरेगा। तो यहाँ पर देखो, सिक्योरिटी अप हुई तो आपका जो मूवमेंट है वो भी अप होगा, लेकिन सिक्योरिटी डाउन हुई तो मूवमेंट जो होगा वो अप होगा, इन्वर्स चलेगा अगर बीटा माइनस का है तो। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना, जब आप बीटा निकालते हो ना, तो बीटा आप या तो चेंज इन स्टॉक से चेंज इन मार्केट भी निकाल सकते हो। एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि आप एक काम करो, जो आपका कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन ले लो किसका, ए और बी का, इनटू आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोरिलेशन का फॉर्मूला आता है, जिससे हम कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी, यहाँ कोवेरिएंस ए बी लिखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी करोगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा। ए से ए कट गया तो सिर्फ आपके पास क्या बचता है, बी का स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, मार्केट। यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम जब बीटा लेते हैं, जैसे बीटा ऑफ ए लेना है तो बीटा को हम किससे कंपेयर करते हैं, बीटा को हम मार्केट से कंपेयर करते हैं। बस यही है, जब आप बीटा ऑफ ए लेते हो तो आप इसे मार्केट से कंपेयर करते हो। किससे कंपेयर करते हो, मार्केट से। तो जब बी का स्क्वायर बचता है यानी कि मार्केट का स्क्वायर बचता है। क्लियर है? जी हाँ। अब जब मैं आपको क्या कह रही हूँ, बी ए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक्स हमेशा क्या होता है, मार्केट का। क्योंकि हम गड़बड़ कर जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स को एक्स लिखते हैं और बाकी एम लिख देते हैं, तो यहाँ हमारी सिक्योरिटी हो जाती है, ये हमारा मार्केट हो जाता है ना। हमेशा हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, अगर मार्केट लिखना होता है तो एम से लिख देते हैं और सिक्योरिटी लिखनी होती है तो एक्स से लिख देते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक्स और वाई होता है, जैसे यहाँ इस फॉर्मूला में एक्स और वाई है, तो यहाँ पता है एक्स मार्केट को शो करता है और वाई जो होता है, एक्स मार्केट को शो करता है और वाई सिक्योरिटी को शो करता है। कहाँ लिखा हुआ है मैम, आपने ये लिखा हुआ है क्या, ये देखो सर, यहाँ पर आप गड़बड़ करते हो, इसलिए मैंने पूरा लिखा हुआ है कि एक्स मने मार्केट और वाई मने सिक्योरिटी। तो अब आप ध्यान रखोगे कि इस फॉर्मूला में एक्स मने क्या होता है, मार्केट, और वाई मने सिक्योरिटी। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ मार्केट का
का लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे, यानी कि सिक्योरिटी का लिखोगे यहाँ एन एक्स बार वाई बार। अब देखो ये वाई बार एक्स बार निकालना, एक्स और वाई का समेशन करना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना और फिर एन का माइनस करके एक्स बार का स्क्वायर का समेशन करना, ये सारी चीज़ें आपको आती है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, बीटा ऑफ एसेट्स निकाल सकते हो। सर ये तभी पॉसिबल होता है जब एक्स और वाई दोनों ही दे रखा होता है। ठीक है सर, तभी होता है। अब मार्केट का बीटा हमेशा ही 1 होता है, रिस्क फ्री का बीटा हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब आप टोटल रिस्क निकालने बैठते हो तो टोटल रिस्क को हम प्यार से क्या बोलते हैं पता है, वेरियांस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेरियांस। अब जब मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बता रही हूँ तो आपको देखना है कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है। सर सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है बीटा ऑफ असेट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर हम कोरिलेशन लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बीटा निकालने के बाद बीटा को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई करने का रीज़न है, क्या रीज़न है पता है तुमको, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई साहब बीटा जो है, बीटा को आप जो है ना इक्वल करो, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरियांस निकाला है ना, स्क्वायर किया, तो भाई बीटा ऑफ असेट्स को, बीटा ऑफ सिक्योरिटी को भी क्या करो, स्क्वायर करो, बीटा ऑफ ए को, यानी कि बीटा ऑफ सिक्योरिटी को भी क्या करो, स्क्वायर करो। तो जब आप बीटा ऑफ सिक्योरिटी को स्क्वायर करते हो ना, तो आपको उसे क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से स्क्वायर करना पड़ता है, तो ही जाके वो इससे कंपेयर करने के लायक बनता है, तो ही जाके वो इससे कंपेयर करने के लिए बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ना, इसका एक और फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है। देखो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल से बना, आपने एक बीटा का फॉर्मूला बताया मुझे, आपने एक बीटा का फॉर्मूला बताया, आपने बोला मैम कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम निकाल कर भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, और जब आप कह रहे हो कि आपको इसका स्क्वायर ही तो करना, इस बीटा का स्क्वायर इनटू, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो आप मुझसे क्या कहेंगे, मैम क्या कर रहे हो, ये स्क्वायर से स्क्वायर निकाल दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपके पास यही बचेगा, ये देख लो कोरिलेशन इनटू। तो फॉर्मूला जो होता है ना वो कहीं से नहीं बनता, ये देखो मैंने यहाँ डेविएशन भी दे रखा है कि इतने ईजी वे में फॉर्मूला बनते, इतने ईजी वे में जो है वो फॉर्मूला बनते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ अनसिस्टमेटिक निकालने के लिए टोटल जो आपकी रिस्क है उसमें से जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसे माइनस कर दो। अब अगर आपको यहाँ पोर्टफोलियो का पूछा, एक सिक्योरिटी का नहीं पोर्टफोलियो का, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो का बीटा और पोर्टफोलियो का आप क्या करोगे, कोरिलेशन लोगे। ठीक है, पोर्टफोलियो का कोरिलेशन ले लोगे। ठीक है, बता शार्प इंडेक्स मॉडल। देखो शार्प इंडेक्स मॉडल बोलता है कि आप यहाँ उल्टा करते हो, यहाँ आप यहाँ टोटल रिस्क निकाल कर सिस्टमेटिक से अनसिस्टमेटिक निकालते हो, हम आपको अनसिस्टमेटिक का भी फॉर्मूला देते हैं। क्या बात है, उससे आप टोटल रिस्क निकालना, मैंने बड़ा बहुत बढ़िया बात है। बोले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर अगर आपको दे दे और हम आपको वेट दे दे तो उसका स्क्वायर करो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर ऑफ बी सिक्योरिटी का और वेट बी दे दे तो फिर आप उससे क्या करो, यानी कि कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर मिल जाए आपको और उस पर वेट लगा दो और उनका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर तो इसीलिए करना है क्योंकि वेरियांस निकालते अपन रिस्क के नाम का, तो उनका स्क्वायर कर दो तो क्या आपको आसानी से आपका आंसर मिल सकता है, ऑफ कोर्स मिल सकता है। देखो कोरिलेशन टू सिक्योरिटीज़ में कैसे निकलता है, जब कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज़ निकालना होता है ना, जैसे मान लीजिए कोरिलेशन ऑफ ए भी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो कोरिलेशन ऑफ मार्केट है और जो कोरिलेशन ऑफ मार्केट है तो आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। इससे पता है मार्केट से मार्केट अपने आप कट हो जाता है, बचता है वो ए और बी का ही बचता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पता है क्या कहती है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का मतलब होता है कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का नाम भी मत लो, कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर में रिस्क फ्री जैसा तो कुछ है ही नहीं, रिस्क फ्री जैसा कुछ नाम ही मत लो। तो जब भी तुम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनाते हो रिस्क फ्री को भूल जाओ, यानी कि यहाँ पर तुम्हारा एक सिर्फ लेमड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आर एम इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब आप मार्केट का रिटर्न लेते हो या रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी लेते हो, अल्फा लेते हो और यहाँ पर तुम बीटा ऑफ सिक्योरिटी लेते हो। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये CAPM जो होती है वो SLM सिक्योरिटी लाइन मार्केट जो होता है वो जो होती है वो CAPM के बराबर होती है। हाँ, वहाँ RF का नाम लो, वहाँ RF का नाम लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि बीटा में चेंज होता है, सर जब आपको कहा जाता है ना कि आपको चेंज ऑफ बीटा करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, क्या, या तो आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेकर आओ या फिर इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को आप एक काम करो, या तो आप क्या करो रिस्क फ्री में और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट मतलब नया पैसा लेकर आओ। सर हमेशा ध्यान रखना जो बीटा आपको रखना है और जो पोर्टफोलियो का बीटा है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने बीटा को जो है वो क्या करना चाहते हो 0.9 करना चाहते हो 1.2 से, तो अब आपका जो परसेंटेज है वो आपको या तो क्या करना होगा, उसको इतना इक्वल मानना होगा और उसको क्या करना होगा, नया इन्वेस्ट करना होगा, या फिर आप बोल दो कि इन्हें इन परसेंटेज में बांट दो। तो हमेशा बीटा ऑफ टारगेट और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है अभी और टारगेट हमें कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। सर हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से बचता है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इतना हेज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका जो बीटा है वो टारगेट क्या है 0.9 है, टारगेट जो है वो 0.9 है और पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इतना अपने आप को हेज करोगे जो बचा हुआ है, क्योंकि इतनी आप रिस्क ले सकते हो, जो डिफरेंस है ना 0.3 का वो आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको उसे ही हेज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में। ठीक है, पोर्टफोलियो में
अगला सर ये होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वाला चैप्टर। सर डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो एक होता है स्पॉट प्राइस, ऑफ कोर्स हमें पता है स्पॉट प्राइस प्लस हम इंटरेस्ट करते हैं, ध्यान रखना रिस्क फ्री रेट से, और प्लस करते हैं स्टोरेज कॉस्ट और माइनस करते हैं इनकम। सर इनकम को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस इनकम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा, आपके पास थ्योरेटिकल प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ठीक है, जब हम बात करते हैं ये, हाँ जी सर, सो ये पता है आपको थ्योरेटिकल प्राइस निकलवाने में हेल्प करता है और इससे आप काफ़ी अच्छा डिसीजन लेते हो। कैसे डिसीजन लेते हो, मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर पे मार्केट में प्राइस दिख रही है 500 और आपको लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए प्राइस जो होगी वो या तो 500 से अबाव होगी या 500 से कम होगी, तो ये पता है आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है ना। अब मेरी बात सुनना, एक ऐसा कमोडिटी में भी होता है, आपको पता होगा कमोडिटी में भी एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो काफ़ी फ़ायदे का होता है। कमोडिटी में हम क्या करते हैं, एक हमारी कॉस्ट जो होती है कमोडिटी में ट्रेडिंग करने से, जो स्टोरेज कॉस्ट होती है ना, जो स्पॉट प्राइस जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो बच जाती है, लेकिन मे बी हम लोगों का जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखना ये डेरिवेटिव में एक होता है ब्लैक शूल मॉडल। अब ये हमें क्या बताता है, उससे पहले एक होता है रिस्क न्यूट्रल मॉडल। सर रिस्क न्यूट्रल मॉडल हमें क्या बताता है, पहले ये बताओ। देखो एक होता है मैक्सिमम, जितना भी आपका मैक्सिमम जो प्राइस है माइनस S0 करोगे और मिनिमम और माइनस S0 करोगे और यहाँ पर 1 माइनस, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, अब CU इंटू P या वेट कर दो जो भी है, और यहाँ पर माइनस करके प्लस करके CD इंटू जो भी वेट है, वेट A वेट B कुछ भी लिख दो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिख दो, P लिख दो, चलो P लिख दो, बढ़िया है, सबसे अच्छा P1 माइनस P कर दो। यहाँ पर पता है CU और CD कैसे निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर हम CU और CD निकालने के लिए ये देखते हैं कि देखो ये एक एरिया होता है, यहाँ करंट मार्केट प्राइस लिखी जाती है और यहाँ पर फ्यूचर में क्या प्राइस होगी वो लिखी जाती है। CU ये कहता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, अगर आप मैं कहती हूँ स्ट्राइक प्राइस से ये, तो यहाँ पर जितना डिफरेंस आएगा वो और यहाँ पर जितना डिफरेंस आएगा वो, ठीक है, इस तरीके से निकाला। अब ब्लैक शू मॉडल देखना, यहाँ पर ये कहता है कि भाई साहब S0 इंटू ND1 और यहाँ पर E का प्रेजेंट वैल्यू लेकर आएंगे ERT इंटू ND2, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब ND1 के बारे में तो D1 के बारे में बात करते हैं। D1 क्या कहता है समझना, S0 और डिवाइड बाय अपन क्या करते हैं, जो ये तो S0 है और ये जो आपकी प्राइस होती है ई एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, और लोग ये आ गया, उसके बाद R प्लस 0.5 और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हो, तो कुल मिला के वेरियांस का 0.5 करते हो और यहाँ पर आप क्या करते हो टाइम लिख देते हो, यहाँ पर आप क्या करते हो टाइम मेंशन कर देते हो, दैट इज ओके, और यहाँ आप अंडर रूट कर देते हो इनटू टाइम का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर D2 निकालते हो, कैलकुलेशन करते हो n की, देखो n के लिए क्या होता है 1 माइनस 12 करते हो और हमें हमेशा क्यूमुलेटिव टेल चाहिए, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव टेल हमें चाहिए होता है। D2 का मतलब क्या होता है, D2 से D1 पे आने के लिए D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बाइनोमियल मॉडल हमें क्या कहता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बाइनोमियल ही हमें रिस्क न्यूट्रल बताता है, CU इंटू P और CD इंटू 1 माइनस P को ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना। P निकालने के लिए दिस इज अ फॉर्मूला, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा हो ना क्वेश्चन में, तो तुम R लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप D और मुझसे U पूछोगे तो मैं आपको कहूँगी कि SU डिवाइड बाय S0 SD डिवाइड बाय, सर ये होता क्या है, यहाँ पर जो आप इसमें लिखते हो ना करंट मार्केट प्राइस और यहाँ दो प्राइस, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो डिवाइड करने के बाद आता है, उसे ही हम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो कैसे निकलता है, एंड देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग को हम यूज़ करते हैं, ओके। बीटा का ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। अब आ जाओ डेल्टा हेजिंग पर। सर डेल्टा हेजिंग हमें क्या बताता है, डेल्टा हेजिंग कहता है कि भाई साहब CU माइनस CD करो और SU माइनस SD करो, यानी कि कॉल में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके शेयर की वजह से, तो आप इतने शेयर्स को बाय कर लो, आप शेयर रिटर्न ऑप्शन करोगे, पुट ऑप्शन, जिस तरीके से अपन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए भाई साहब शेयर कितना खरीद रहे हो, स्पॉट की रेट कितनी है वो शेयर की, एग्जाम्पल के लिए 0.5 शेयर खरीद रही हूँ, 600 रुपये रेट है, तो ऑब्वियसली 600 रुपये रेट है तो मुझे 300 रुपये में पड़ेगा, माइनस एक्स में कितना क्या
क्या करूँ, वैल्यू ऑप्शन रखो कि आर, यहाँ आर लिख देते जैसे 1.06 है, तो इक्वल्स टू मेरा जो यहाँ पर आता है ना, जो सॉल्व करने पर यहाँ पर इतने लेने के बाद इतना मेरे को बेनिफिट होना ही होना है, उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू ऑप्शन डिसाइड कर देती हूँ। यहाँ पर इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड जो होता है वो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। ध्यान रखना पीएटी जो लेते हो ना उसमें इंटरेस्ट डिवेंचर का इंटरेस्ट ऐड करते हो, फिर या डिवेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस का डिविडेंड लेते हो, ये क्वेश्चन था उसमें है। कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला होता है कि सब प्रेफरेंस और आप इक्विटी और डिवेंचर ले लो और यहाँ पर इक्विटी और रिजर्व ले लो। कैपिटल गियरिंग मतलब कि आपकी जो प्रेफरेंस कैपिटल या डिबेंचर है ना वो आपकी इक्विटी का कितना परसेंट होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इक्विटी शेयर का आता है, यहाँ एक क्वेश्चन में ये तीनों फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन में ये तीनों फॉर्मूला है, इसकी वजह से मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि भाई एक्चुअल कितना, एक्सपेक्टेड कितना, पेड अप वैल्यू पर शेयर देख लो, 100 रुपये होगा वो, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं ले 10 भी हो सकता है। अब देखो पोर्टफोलियो के फॉर्मूलाज तो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए, ये रिपीटेड फॉर्मूलाज हैं, कोई काम के नहीं होंगे फिर हमारे लिए, ठीक है। अब सुनिए सर, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे फॉरेक्स के बारे में बताती हूँ। फॉरेक्स का मैंने एक अच्छा वीडियो भी डाल रखा है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं ना मैंने वो कवर कर रखी है। फिर भी देखो हमारे पास क्या होता है ना, मान लीजिए ये $1 इक्वल्स टू 70 है, आज की तारीख में 70 गया, कुछ साल पर पुरानी बात है क्योंकि आज तो 80 हो चुका, ठीक है। अब होता क्या है ना, हम जब अपना कोट ऐसे लिखते हैं तो हम बोलते हैं $1 इक्वल्स टू 80, और ऐसा ही इंडिया में चलता है, लेकिन आप इसे इनडायरेक्ट वे में भी लिख सकते हो। बिड और आस्क का मतलब दो तरह की रेट होती है, और बिड और आस्क जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखो टेलीफोन करेंसी दे रखी होती है, कुल मिला के इसे एडजस्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो ना, माइनस प्लस नहीं होता है, पॉइंट के बाद सीधा ही ऐड हो जाता है, इस तरीके का टेलीफोन करेंसी चलता है। पिप्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, पिप्स जो होती है वो सबसे लास्ट डिजिट होती है, 6 पिप्स का मतलब होता है सर सबसे लास्ट, अगर ये इतना है तो ये सबसे लास्ट वाला पिप होता है, ठीक है ना, पिप्स। उसके बाद ये स्वैप होता है, देखो स्वैप का मतलब होता है फॉरवर्ड माइनस स्पोर्ट, तो यहाँ पर इतना स्वैप है, यहाँ पर इतना स्वैप है, और स्वैप के लिए मैंने बताया भी था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ऐड करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो लेस करना। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर क्रॉस करेंसी, देखो हमेशा अपनी करेंसी को ऐसे लिखने का होता है, यहाँ पर ऐसे लिखो रुपी पर डॉलर लिखो, फिर लिखो ए और सी, तो डॉलर मतलब सी और ये मतलब ए, ठीक है, ये मतलब ए और सी। अब देखो ए डिवाइड बाय सी करो, ए डिवाइड बाय बी और बी डिवाइड बाय सी, इस तरीके से फॉर्मूला बनाओ, और अगर ऐसा 3 सिक्योरिटी हो तो ऐसा फॉर्मूला बनाओ और अपने डेटा को पुट करो, और हमेशा ऐसे याद रखना, अगर तुमने ए डिवाइड बाय डी किया है तो ऑब्वियसली रुपी पर डॉलर, तो यहाँ पर रुपी पर डॉलर, तो रुपी ऊपर नीचे डॉलर, ठीक है। उसके बाद एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अगर मैं आपको कहूँ $1 इक्वल्स टू 70 रुपी है और कोटेशन इन अ फॉरेन करेंसी दे रखा है, ऑब्वियसली ये फॉरेन करेंसी में कोटेशन ही है इंडिया के लिए, तो हम सीधा अपना नॉर्मल जो होता है ना, जो हम बेस करेंसी लेते हैं वो स्पॉट ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रुपी का एप्री और डेप्री बोलूँ, दिस इज रुपी, ठीक है, रुपी का एप्री और डेप्री बोलूँ तो फिर आप फॉरवर्ड लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा होता है इनडायरेक्ट कोर्ट में। उसके बाद ब्रोकन करेंसी, जो ब्रोकन पीरियड होता है वो हम और देखते हैं कि 1 महीने का ये है, 2 महीने का ये है, तो इंटरपोलेशन लगाकर हम उसे ब्रोकन करते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट रेट पेरिटी, बहुत सिंपल सा फंडा होता है सर। इंटरेस्ट रेट पेरिटी पता आपको क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट पेरिटी कहता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊपर फॉरवर्ड और नीचे स्पॉट, हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट पेरिटी कहता है ऊपर फॉरवर्ड नीचे स्पॉट, ऊपर फॉरवर्ड नीचे स्पॉट, और यहाँ पर 1+RS, 1+RS और 1+RF, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पेरिटी के लिए। कभी भी क्या होता है ना, ये तीनों दे रखा है, ये दे रखा है, बताओ फ्यूचर की प्राइस निकाल के बताओ, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फ्यूचर की प्राइस निकाल कर दो, ठीक है। जी सर, हाँ जी सर। अब एक मेरी बात आप और ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको वैल्यू एट रिस्क निकालना है, सर ये वॉर का क्वेश्चन है, हाँ जी सर वॉर का ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ वॉलेटिलिटी निकाल कर बताओ तो आप क्या कहेंगे? मैम वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी शेयर की वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के परसेंटेज से। हाँ सर, तो कुल मिला के आपकी जो शेयर की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके पास आता है वो आपका मैक्सिमम लॉस होता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है उसे मल्टीप्लाई करो कॉन्फिडेंस से, जो वॉलेटिलिटी होती है ना उसे मल्टीप्लाई करो कॉन्फिडेंस से। अब देखो कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन में 95 और 99 ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो ये 1.33 है और ये 1.65 है, आई थिंक है ना, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप इससे इजीली क्या कर सकते हो, कंप्यूटेशन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इनसे मल्टीप्लाई ही करने का है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो अगर आपको 10 दिन का बोलना तो उस टाइम को क्या करना, अंडर रूट में कर देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई वैल्यू ऑफ शेयर पूछे तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है कि फ्री कैश फ्लो जो होता है, फ्री कैश फ्लो जो होता है, और ध्यान रखना ये 1+ ग्रोथ है, ये 1+ ग्रोथ है, और यहाँ के माइनस जी है, तो फ्री कैश फ्लो ऑफ
कैश फ्लो ऑफ इक्विटी अगर आपको शेयर्स के बारे में पूछे तो। अब अगर मैं आपको पोस्ट मर्जर ईपीएस के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? पोस्ट मर्जर ईपीएस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो ईपीएस आपने कमाया है दोनों का ईपीएस ऐड कर दो, नंबर ऑफ शेयर इनटू ईपीएस, और बाद में नंबर ऑफ शेयर जितने होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो आप स्वैप रेशो दोगे ना, तो आप उस पुराने वाले के शेयर्स को स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास नेट असेट्स वैल्यू के लिए टोटल असेट्स चाहिए, नेट असेट्स वैल्यू के लिए टोटल असेट्स। ध्यान रखना, जब आप असेट्स लेते हो तो आप लिखते हो टोटल असेट्स, और तो यहाँ पे माइनस करोगे आपके जो भी लोन होते हैं ना, वो माइनस करोगे। तो इक्विटी होल्डर के फंड बचने चाहिए, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस वाला। फिर अगर मैं आपको अर्निंग कैपिटल मॉडल बोलूँ तो प्रेजेंट वैल्यू करोगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना, अर्निंग और असेट्स दोनों ही मॉडल में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना मत भूलना। अब आता है वॉर के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज ऑल ओके। उसके बाद देखो ईएमए क्या बोलता है। देखो ईएमए का एक और फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय n। ये वो ईएमए का जो वैल्यू होता है ना, उसे निकालने के लिए काम आता है, वो जो परसेंटेज। उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं करना, ये ई ऐसे निकलता है। बाकी तो करंट मार्केट प्राइस, ईएमए का क्लोजिंग जो होता है उसका डिफरेंस निकालो, ई से मल्टीप्लाई करो, कुछ तो आएगा। मैंने क्या बोला, कुछ तो आएगा, और फिर जो क्लोजिंग ईएमए दे रखा होगा उससे वो कुछ को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर रन टेस्ट कैसे निकलता है? तो रन टेस्ट कहता है कि भाई प्लस माइनस कितनी बार ऐसे कंटिन्यूस लिया, जैसे या प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, तो आप बोलोगे पहली बार प्लस आया, फिर माइनस आया, दूसरी बार फिर प्लस आया, तो 3 बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो कितनी बार प्लस माइनस हुआ? 3 बार हुआ, ये आर होता है। एन कितनी बार पॉजिटिव प्लस आया, कितनी बार नेगेटिव आया, तो 2n1 n2 करोगे, फिर n1 n2 करोगे, +1 करोगे, ठीक है। ये म्यू निकलता है, और फिर ये फॉर्मूले में आपको पूरा का पूरा पुट कर देना है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी रखना है, दैट इज अ होल ओके, ठीक है सर। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया, देन कुछ बेसिक थे ये पीएस वाले बता दिए, यहाँ पर ये पोर्टफोलियो के ये रिपीट हो रहे, ये बता दिए मैंने आपको। हाँ जी सर, ये देखिए कुछ और चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छी है। अगर आपको कोई कहे ना निफ्टी में हेज करने का, कैसे हेज करोगे? बहुत सिंपल सा है सर। आपके वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या है और वैल्यू ऑफ बीटा क्या है, और आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसकी मार्केट प्राइस क्या है। जैसे मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, आप निफ्टी में हेज करना चाहते हो और बीटा जो है वो 1.1 है। आप डिवाइड बाय करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, एक फ्यूचर जो 1000 रुपये का है और मार्केट प्राइस उसकी फ्यूचर इतने में है और इसका मार्केट प्राइस इतना है, जो भी दे रखा है आप लिखोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई आपको इतने कॉन्ट्रैक्ट ले लेने चाहिए अपने आप को हेज करने के लिए। मान लो मुझे पूरा का पूरा बीटा हेज नहीं करना, कुछ बीटा अपने पास रखना है, तो कोई बात नहीं, टारगेट बीटा रख दो, बाकी हेज कर दो, क्या दिक्कत है, हमने तो मना किया नहीं। तो आप टारगेट बीटा रख दो, उसके बाद बचे हुए को हेज कर दो, ठीक है, डन। हाँ जी सर डन। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, जब मैंने कमोडिटी वाला बताया था ना, स्पोर्ट प्लस स्टोरेज, माइनस क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं कोई अगर कोई कॉस्ट होती है ना, पीवी ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है सर। मर्जर एंड एक्विजिशन में ग्रोथ वाला क्वेश्चन को सिनर्जी अर्निंग होता है, सिनर्जी इन मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। सिनर्जी इन अर्निंग होता है, सिनर्जी इन मार्केट प्राइस होती है। जब ग्रोथ है ना इस तरीके से प्राइस में आए, यानी कि D1 डिवाइड बाई KE माइनस G करेंगे, तो पोस्ट मर्जर MP और MV निकालते, P0 D1 KE निकालते और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ ओके। यहाँ पर एक कॉमर्शियल पेपर का ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना, आप जो भी परसेंटेज होता है ना उसको उतने दिन का उतने टाइम का करने के लिए रेट को क्या करते हैं, मतलब 100 रुपये का है ना, तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, जैसे 12% का इंटरेस्ट है तो 112 इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो ऑल दी मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँ। देखो सुनना मेरी बात, कितने चैप्टर्स है और क्या क्या फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए। सबसे पहला आपका एक चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, ठीक है मैम। आपने वहाँ से तो हमें कोई फॉर्मूला बताया नहीं, रुको। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मैंने अपने आप में एक सेपरेट बढ़िया सा वीडियो अपलोड कर रखा है, 10 मिनट का ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन जो है ना बॉन्ड रिफंडिंग वाला, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है रिफंडिंग वाला, तो आप उस क्वेश्चन को देख कर जाओगे। उसके बाद पता है, हाँ जी मैं मना नहीं करती हूँ कि ड्यूरेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छे फॉर्मूला है, वॉलेटिलिटी को लेकर भी काफ़ी फॉर्मूला है अच्छे जो मैंने यहाँ कवर नहीं किए, लेकिन काफ़ी अच्छे फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ों के साथ साथ 3 चीज़ें ध्यान रखनी। उसके अलावा सर फ्री कैश फ्लो का भी एक फॉर्मूला है, जिसे फ्री कैश फ्लो ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। हाँ सर, और हम ये तो प्लीज़ बता दो, मैंने बोला ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म सिक्योरिटी निकालते हो तो क्या करते हो, आपके पास EAT होता है, ठीक है सर, EAT हमारा प्रॉफिट होता है। तो EAT को क्या करते हो आप, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या आता है, EPS आता है। हाँ जी सर EPS आता है। उसमें पता है आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो अपना डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस किया था, उसके बाद आप माइनस करते हो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और माइनस करते हो आप अपना चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करते हो। हाँ जी सर, ये फॉर्मूला है क्या? हाँ मैम ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इसे यहाँ पर आप बोलोगे मैम इसका मतलब हमने इक्विटी वाले को डिविडेंड, हाँ जी सर
जनरली EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, आप भी EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स लिख दो, ठीक है, ऐसा मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, दो तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी वालों का हिस्सा भी होता है, डेट वालों का हिस्सा भी होता है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ध्यान से सुनो, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, हम सिर्फ अपने वाला हिस्सा लेते हैं, यानी कि हम जो होते हैं अपना वाला हिस्सा, मतलब मान लो हमारा 60% है, 40% तो डेट का है, तो हम सिर्फ 60% लेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप फ्री कैश फ्लो फॉर्म, यानी कि अगर आपको इस चैप्टर से नहीं, आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाले चैप्टर से आ जाए, तो फिर आपको यहाँ लिखना है EBIT, या सीधा EBIT -1 माइनस टैक्स कर देना, EBIT 1 माइनस टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है, EBIT 1 माइनस टैक्स, तो EBIT 1 माइनस टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन करोगे और माइनस कर दोगे कैपेक्स और माइनस कर दोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वहाँ पर आप मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये डेट इक्विटी जैसा कोई झंझट ही नहीं होता है, क्योंकि डेट इक्विटी वाला झंझट जो होता है ना वो सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, और वहाँ तो हम फर्म का देखते हैं, तो क्या फर्म का पूरा फर्म का हो जाता है, क्या डेट का और क्या इक्विटी का, ठीक है सर, ये हमें समझ में आता है, ये हमसे हो जाएगा। तो सर पूरे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में खाली यही फॉर्मूला है क्या? नहीं सर, और भी फॉर्मूला है, रुको मैं आपको और भी फॉर्मूला बताती हूँ। एक आपको EVA वाले फॉर्मूलाज मिलेंगे। सर ये EVA वाला फॉर्मूला जो है वो थोड़ा बता दो। ये कहता है नोपेड। सर ये नोपेड का मतलब क्या होता है, हमें पहले ये बताओ। मैंने बोला अभी तो आपको बताया, नोपेड का मतलब वही होता है EBIT माइनस टैक्स। EBIT में से आप जब टैक्स माइनस कर देते हो तो नोपेड ही आता है। लेकिन नोपेड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है उसे WACC करते हैं। सर WACC करने का मतलब क्या और सेंस क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो होता है उसे हम WACC से मल्टीप्लाई कर देते हैं रीज़न बिहाइंड कि हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, हम वो देखना चाहते हैं, हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो देखते हैं। तो नोपेड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि EBIT 1 माइनस टैक्स करोगे आ जाएगा। IC का मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। सर हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या आता है भाई साहब, इक्विटी प्लस डेट दोनों आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई नॉन कैश आइटम होता है ना तो वो हम ऐड कर देते हैं, नॉन कैश चीज़ें हम जो है वो कंसीडर ही नहीं करते हैं। ये भी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक सा। देखो मेरी बात सुनो, जब मैं आपको नोपेड कहती हूँ ना EBIT माइनस टैक्स करते हैं, तो आप ये मत समझना कि सारे के सारे नॉन कैश आइटम लेस करते हैं, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को भी क्या करेंगे फिर से ऐड कर देंगे। नहीं सर, यहाँ पर हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है। पर हाँ, कुछ एक ट्रांजेक्शन होते हैं जो बुक एंट्री, मेयरली बुक एंट्री होते हैं, और ऑब्वियसली ये बेड डे बुक करना तो ऑब्वियसली बुक एंट्री ही हुई ना, तो फिर हम उसको क्या कर देते, एड बैक कर लेते। डेप्रिसिएशन को हम नहीं करते क्योंकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, दैट इज़ ऑल ओके। ये आपको मैंने बताना था, बता दिया। इसके अलावा सर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में नहीं सर, सब इतना ही है। हाँ जी सर इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा एक बात सुनना, जब नेट असेट्स निकालो या अर्निंग निकालो तो मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइड बाय शेयर करना, और जब नेट असेट्स निकालो तो ऑब्वियसली असेट्स माइनस लोन होगा, करंट है वो सब माइनस होगा, और जो बचेगा वो। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगा रहे हो तो इक्विटी प्लस डेट लिखोगे, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्निंग है, अर्निंग से निकाल रहे हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ला रहे हो, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना, ठीक है सब। तो अकॉर्डिंग टू कि मैंने आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन के सारे कंसेप्ट बता दिए, CAPM की इक्वेशन आपको आती है, पोर्टफोलियो के सारे फॉर्मूलाज मैंने कवर कर दिए, म्यूचुअल फंड के सारे फॉर्मूला कवर कर दिए, डेरिवेटिव जो मार्केट होते हैं उसके सारे फॉर्मूला कवर कर दिए। जो बीटा वाला फॉर्मूला वो डेरिवेटिव में आता है। बाकी तो देखो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, बाकी तो क्या है ना, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, तो वहाँ तो कोई फॉर्मूला है नहीं, वहाँ तो सारा लॉजिक चलता है कि भाई साहब अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, और अगर पुट होता है प्राइस गिरता है तो पुट ऑप्शन जो होता है वो एक्सरसाइज होता है, दैट इज़ अ कंसेप्ट। उसके अलावा सर, उसके अलावा देखो एग्जाम्पल के लिए हमने 250 का दिया था और मार्केट में प्राइस 260 हो गया, तो हम 250 में खरीदने चले जाते, तो जब प्राइस बढ़ा ना तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है सर। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, आपको मैंने जितने भी था वो बता दिया, जो मेरे नोट्स में था मैंने आपको दिखा दिया। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ है क्या? नहीं सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक फॉरेक्स का ही रूप है, कुछ नहीं है। और इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पर भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला यील्ड का भले ही निकल के आता है, यील्ड का फॉर्मूला सिक्योरिटी वाले में ही, जो यील्ड का फॉर्मूला होता है वो कहता है कि भाई साहब ये इंटरेस्ट है प्लस क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, जो भी हमारा रिडीम्शन वैल्यू होता है माइनस परचेज वैल्यू होता है, डिवाइड बाय हम क्या करते हैं कितना टाइम। एक यील्ड का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से मर्जर के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, इट इज़ ऑल ओके। हाँ जी सर, तो एक यील्ड का फॉर्मूला आपको इटसेल्फ से देखना पड़ेगा। एक यील्ड का फॉर्मूला है, जनरली आई थिंक वो यील्ड का फॉर्मूला यहाँ कवर नहीं करवा रखा, वरना वो यील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा था जहाँ इंटरेस्ट होता है प्लस यहाँ पर तो अपन RV प्लस PP डिवाइड बाई 2 करते हैं, और यहाँ पर शायद RV प्लस V और डिवाइड बाय कुछ तो वो फॉर्मूला है यील्ड का। तो प्लीज़ आप यील्ड का फॉर्मूला इटसेल्फ से देखोगे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं सर, सब कुछ कवर करवा दिया है। थैंक यू सो